बीए पार्ट फर्स्ट में आज हम अंतर्मुख या अंतर्जात बल भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अर्थक्वेक। सबसे पहले अर्थक्वेक होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके कारण होते हैं। साधारण रूप से पृथ्वी के कांपने को, हिलने को भूकंप कहते हैं और आर्थर होम्स के अनुसार आंतरिक चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले आकस्मिक लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। और सेलिसबरी के अनुसार भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये तो है भूकंप की परिभाषा। अब ये जो भूकंप है ये क्यों हमारी पृथ्वी के ऊपर आते हैं, कारण क्या है? मुख्य कारण ये है ज्वालामुखी विस्फोट। जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, भूकंप आते हैं। दूसरा कि वलन और भ्रंश। हम जानते हैं कि अंतर्जात बलों के कारण से पृथ्वी पर ये वलन, भ्रंश आदि जो होते हैं, जिसके कारण से संपीड़न होता है, टेंशन यानी तनाव होता है और चट्टानों में हलचलें पैदा होती हैं। इन्हीं हलचलों के कारण से भूकंप आते हैं। इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चट्टानें हैं उनके अंदर परिवर्तन आता है और जब ये परिवर्तन आता है तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र में भूकंप अनुभव किए जाते हैं। इसके अलावा जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, जिसको कहते हैं प्रतिक्षेप सिद्धांत, प्रोफेसर रीड के अनुसार उन्होंने कहा कि भूकंपों की जो उत्पत्ति है ये किसी भी शैल के अंदर जो उसमें लचीलापन होता है, इलास्टिसिटी होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वो एक सीमा तक लगातार दबाव पड़ने से वो मुड़ती जाती हैं, लेकिन जहाँ पर इसकी प्रत्यास्थता ख़त्म होती है वहाँ पर फिर वो एकदम रिबाउंड करती है, जिससे उसके ऊपर वाले क्षेत्र में भूकंप अनुभव किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो समस्थिति है उसके कारण से भूकंप आते हैं। ये मुख्य भूकंप के कारण हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आपस में एक दूसरे से दूर कोई चट्टानें जाती हैं यानी प्लेट्स जाती हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से भूकंप आ सकते हैं। एक दूसरे की ओर आती हैं या फिर जो कि रूपांतरित किनारे की तरह जब चट्टानें आपस में एक दूसरे के किनारों के साथ साथ में संपर्क करती हुई खिसकती हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर फॉल्ट्स पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं, भ्रंश पड़ते हैं, भूकंप आते हैं। अब इसके बाद में है कि ये जो भूकंप के अंदर भूकंप वाला जो भी अध्ययन किया जाता है, जिसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है फोकस। इस चित्र में हम F के द्वारा उसको देख रहे हैं कि आंतरिक भाग के अंदर ये F है, यहाँ पर उत्पत्ति हुई और ये लहरें भूकंप की सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। लेकिन जिस स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं, अनुभव की जाती हैं, उसको कहा जाता है एपिसेंटर, जो इसको यहाँ पर E से दिखाया हुआ है। तो F का मतलब हो गया भूकंप मूल यानी उत्पत्ति का क्षेत्र, और जो E है एपिसेंटर, उसका मतलब हो गया अधिकेंद्र। और ये सभी इस दिशाओं के अंदर हमने जैसे बात की कि ये भूकंप की लहरें आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हुए ये भूकंप की लहरें अलग अलग समय में
पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग अलग अलग होता है। सबसे पहले एस प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं, पी प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं, जिनको कहते हैं प्राइमरी वेव्स। दूसरी हैं एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। और तीसरी हैं एल यानी कि धरातलीय तरंगे। ये इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पी प्रकार की तरंगे हैं उसी दिशा के अंदर इसमें कंपन होता है जिस दिशा में ये भूकंप की लहरें आगे जाती हैं, जबकि एस प्रकार के अंदर ये इसके लंबवत रूप में आगे बढ़ती हैं। और तीसरा एल प्रकार की तरंगों में ये आड़ी और तिरछी होकर आगे बढ़ती हैं, सबसे धीमे पहुंचती हैं, लेकिन सबसे अधिक एल प्रकार की तरंगे विनाश करती हैं। अब है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का कहाँ काम आता है? ये है भूकंप का परिमाण जानने के लिए कि किसी भूकंप का परिमाण उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा का माप होता है, और इसे भूकंप लेखी के द्वारा अभिलेखित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और इस पैमाने का आविष्कार किया था भूकंपवेत्ता जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिटर। रिक्टर के इस नाम से ही इसका नाम पड़ गया रिक्टर स्केल। 1935 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और यह एक लघुगणक यानी लॉगरिथम पैमाना है जिसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, एस और पी वेव्स के बारे में। और रिक्टर स्केल का जिस समय ये ग्राफ के ऊपर अंकित होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब है ये जो भूकंप हैं इनकी जो तीव्रता है इसको मर्केली स्केल के द्वारा मापा जाता है। हमने अभी तक पढ़ा भूकंप किसको कहते हैं, भूकंप के क्या कारण हैं, और जो भूकंप को नापा जाता है, मापा जाता है, वो किस प्रकार से मापा जाता है। अब इसके बाद में ये है कि जो भूकंप आते हैं उनसे जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है। आमतौर के ऊपर इससे लाभ ना के बराबर हैं, लेकिन हानि बहुत अधिक होती है, और इससे अपार जनधन की हानि होती है जब कभी ये बहुत अधिक तीव्रता से भूकंप आते हैं। और सबसे अधिक क्षति होती है अधिकेंद्र के पास, एपिसेंटर के पास। और ये कहीं पर अगर घनी बसी हुई बस्ती है, नगर है, तो उतना ही ज़्यादा जनधन का वहाँ पर लॉस होता है। कई एग्जाम्पल इसमें हम बता सकते हैं, जैसे 1935 में क्वेटा का भूकंप आया, अनेकों भवन नष्ट हो गए, लगभग 25,000 लोगों की जान गई। ऐसे ही गुजरात का जो भुज है उस इलाके में 2001 के अंदर भयंकर भूकंप आया था, और रिक्टर स्केल के पैमाने पर उसका जो तीव्रता है 7.9 मापी गई। इसके अलावा पिछले वर्ष नेपाल के अंदर भूकंप आया। अब इस भूकंप के कारण से कई बार नदियों के मार्ग में रुकावट आती है, प्रवाह या तो रुक जाता है या फिर मार्ग बदल देते हैं ये नदियाँ, जिसकी वजह से अनेकों स्थान जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। और सबसे बड़ा जो इसका एक नुकसान है वो है सुनामी। जब समुद्री भाग के अंदर भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और ये जैसे जैसे किनारे पर पहुंचती हैं वैसे इनका वेग भी बढ़ता जाता है, ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, और ये तटों के ऊपर भारी नुकसान करती हैं। और जापान के अंदर इससे भारी नुकसान हुआ था। सुनामी इस प्रकार से एक बड़ी बड़ी लहरों वाले, जो कि जलियानों को, तटवर्ती क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। भूकंप के कारण से भ्रंश पड़ जाते हैं और सड़कें भी नष्ट हो जाती हैं, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये सभी इससे नुकसान होते हैं। और इससे जो नुकसान हम देख रहे हैं
कुछ एग्जाम्पल इन चित्रों में दिखाए गए हैं। जापान 1964 के अंदर, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर आग के कारण से भारी नुकसान हुआ। ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में 2005 में भूकंप के कारण से। इस प्रकार से जिन क्षेत्रों के अंदर भूकंप आते हैं वहाँ पर भारी नुकसान होता है। तो आज हमने इस प्रकार से भूकंप के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली कक्षा में हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।